जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपरसीज के क्वेश्चन को इस पढ़ाई पे देखते हैं और आज भी उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे पढ़ाई से जुड़ के आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी एक नौकर को इस शर्त पर रखता है कि उसे 80 रुपया और एक जोड़ी जींस देगा। कितने माह में? 1 वर्ष काम करेगा तो, यानी कि 12 माह काम करेगा वो। 1 वर्ष का मतलब 12 माह, ठीक है। 12 महीने काम करेगा तो 80 रुपया देगा और एक जोड़ी जींस देगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा आप? बाद में देखा गया कि नौकर केवल 9 महीने काम करता है और उसको एक जोड़ी जींस मिलता है और 9 महीने बाद उसको कितना? 55 रुपया और एक जोड़ी जींस देता है। तो 9 महीने में 9 माह बाद 55 रुपया और एक जोड़ी जींस देता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग 12 माह में से 9 माह को जब घटाएंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 माह, 3 माह का। और यहां से देखिए जींस से जींस घटेगा तो कट जाएगा, ठीक है। और यहां से 80 में से 55 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 25 रुपया। यानी कि 3 महीने का 25 रुपया है अगर अमाउंट, तो 9 महीने कितना होगा? तो 9 माह का अगर बनाए हम लोग इसको 9 माह का, तो ये हो जाएगा 75 रुपया। तो 9 महीने में टोटल 75 रुपया मिलता है उसको। 9 महीने में कितना मिलता है? 75 रुपया। तो 9 महीने में 75 रुपया मिलता है और जींस की कीमत आपसे पूछ रहा है तो 75 में से 55 क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 75 में से जब आप 55 को माइनस करेंगे तो ये जो कीमत आएगी किसकी आएगी? जींस की आएगी, ठीक है। तो 55 घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 20 रुपया आ जाएगा आपका जींस का कीमत। जो ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात को फिर से एक बार समझ लीजिए। यहां से देखिए 12 माह में से 9 माह घटाएंगे 3 माह, 3 माह का जो अमाउंट आएगा 25 रुपया आएगा और 25 रुपया 3 माह का है तो 9 माह कितना हो जाएगा? 75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जब 9 माह का 75 रुपया टोटल कीमत देता, अगर जींस नहीं देता तो 75 रुपया देता, तो जींस के साथ उसको दे रहा है कितना? 55 रुपया। तो जींस की कीमत कितना हो जाएगी? 20 रुपया। क्लियर है? चलिए ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किए गए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? आप जानते होंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको पूछता क्या है समझ लीजिए एक बार। 2 वर्ष का एसआई, सीआई और एसआई में अंतर पूछता है और 3 वर्ष में भी सीआई और एसआई में अंतर आपका डिफरेंस पूछता है, ठीक है। तो 2 वर्ष का जब आपसे अंतर पूछेगा तो क्या करना है आपको? रेट का स्क्वायर और डबल परसेंटेज लगा देना है। बात क्लियर है एकदम? रेट का स्क्वायर और डबल परसेंटेज लगाना है। लेकिन जब 3 वर्ष का एसआई और सीआई में अंतर आपसे पूछता है तो क्या करेंगे हम लोग? रेट का यहाँ पे क्यूब करेंगे, ठीक है। रेट का क्यूब, फिर रेट स्क्वायर इंटू टी और यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, सॉरी 3% लगा देंगे। 3 वर्ष का है तो 3%, 2 वर्ष का है तो 2%। क्लियर है बात? तो यहाँ पे देखिए बोला है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष। 1 वर्ष में अगर हम लोग बात करें अर्धवार्षिक की तो 2 अर्धवार्षिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि 2 वर्ष का आपका ये फॉर्मूला होता है, 3 वर्ष का ये फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पे देख लीजिए 8% वार्षिक ब्याज है, यानी 12 माह का ब्याज है 8%। आपसे बोला गया है 6 महीने का ब्याज निकालिए, तो 6 माह का कितना हो जाएगा? 6 माह का कितना हो जाएगा? 4%। रेट आपका पता चल गया कितना? 4%। और 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे? 2 छमाही होंगे, यानी 2 वर्ष का सीआई एसआई का फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है? तो 2 वर्ष के लिए लगता है रेट का स्क्वायर और डबल परसेंटेज लगाएंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और डबल परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। बराबर अंतर दिया है कितना रुपया? 30 रुपया। तो 30 रुपया रख देंगे। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे परसेंटेज हटता है तो बट्टा में कितना आता है? 100 आता है। तो ये हो जाएगा आपका 16 बटा के 100 और 1% और हटेगा तो 100 हो जाएगा, बराबर 30 रुपया। यहाँ पे प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप।
4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, फिर 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। तो P की जो वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 इंटू के 30, 625 इंटू 30। जब आप गुणा करेंगे तो 5 3 दूना के 6, 1 7, 6 3 के 18, यानी कि जो आपका मूलधन था 18,750 था, 18,750। ठीक है, ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां भी आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब 2 वर्ष का एसआई और सीआई में पूछेगा अंतर, एसआई और सीआई में पूछेगा अंतर, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, रेट का स्क्वायर और डबल परसेंटेज लगा देना है। क्लियर है, 3 वर्ष का पूछेगा तो रेट का क्यू, फिर आर स्क्वायर इंटू टी, फिर वहां पे 3% लगा देना है। क्लियर है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 25 मीटर लंबाई के 3 लोहे के छड़ हैं। 3 लोहे के क्या है, छड़े हैं। तीनों छड़ों में से बराबर लेंथ के टुकड़े काटना चाहता है, बराबर लेंथ के टुकड़े क्या करना चाहता है, काटना चाहता है, बिना कुछ बर्बाद किए, मतलब कि कुछ छोटा मोटा उसके आकार ना बचे, बिना कुछ बर्बाद किए कम से कम कितने टुकड़े काट पाएगा इनसे। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कुछ नहीं करिएगा, सीधा सीधा इनका HCF निकाल दीजिएगा। क्या करिएगा, HCF निकालिएगा। तो 10, 15, 20 का HCF आप जब निकालेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और HCF निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, बड़े और छोटे नंबरों का आप अंतर डिफरेंस कर दीजिए। जैसे कि 10 और 5 का अंतर 5 होगा, 10 और 15 का अंतर 5 होगा, 15 और 20 का अंतर भी 5 होगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, दोनों का 5-5 आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, 10, 15, 20 का जो HCF होगा कितना होगा, 5 होगा। अब बोला है कितने टुकड़े काट सकते हैं, तो HCF हमारा 5 आया है, 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2, यहां से 2 टुकड़े काटेंगे 5-5 लेंथ की, और यहां से भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 लेंथ यहां से काटेंगे, और यहां 5 से भाग करेंगे हम लोग तो 4 लेंथ, तो 4, 3, 7, 2, 9, टोटल 9 टुकड़े काट पाएंगे हम लोग 10, 15 और 20 मीटर के टुकड़ों से। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं पेपर में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, कुछ आंसर अलग मार के चले आते हैं। ठीक है, आप लोग को करना गलती नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, बोल रहा है राम के व्यय और बचत में 3:2 का अनुपात है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय 12% बढ़ जाता है। जब उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने परसेंटेज की वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि होगी। चलिए इसको हम लोग 2 मेथड से देखेंगे। फर्स्ट मेथड पहले देखते हैं जो बेसिकली होता है। ठीक है, देखिए व्यय और बचत को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आय पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा मेरे भाई, आय। तो आय बराबर आपका हो जाएगा व्यय प्लस बचत, बात समझ रहे हैं। और यहां पे देखिए व्यय और बचत का अनुपात दिया है 3:2। अगर ये 3 रुपया खर्च करता है और 2 रुपया बचत करता है, 2 रुपया बचाता है, तो यानी कि टोटल कमाता कितना होगा भाई, 5 रुपया। आपसे कहें कि आप 3 रुपया खर्च करके 2 रुपया बचा लिए हैं, तो आपके पास कितना अमाउंट रहा होगा, 5 रुपया। तो परसेंटेज निकालना है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सब में डबल जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 500 कमा रहा था, 300 रुपया खर्च कर दिया, 200 रुपया बचा लिया। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, तो 500 का 10% जब वृद्धि निकालेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 11×5 = 55, कितना हो जाएगा, 550 रुपया। यानी कि 500 से जो आय था अब कितना हो जाएगा, 550 रुपया व्यय में। और उसके व्यय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, 12% की। तो 300 रुपया का 12% निकालेंगे तो 12 36 रुपया हो जाएगा। 36 रुपया होगा तो 336 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, 550 रुपया कमा रहा है, 336 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना हो, तो कहेंगे सर घटा लेंगे, तो 10 में से 6 चला जाएगा, 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा आपका, 2 बचेगा। तो पहले 200 रुपया खर्च बचाता था, अब कितना बचा रहा है, 214 रुपया। तो कितना ज्यादा बचा रहा है, क्योंकि सर 14 रुपया तो ज्यादा बचा रहा है, कितने पे, क्योंकि सर 200 पहले कमाता था। और परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा कराते हैं, डबल जीरो काटेंगे, और इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 14 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7%। इस सवाल क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को।
तो पहले आज था 500, 300 रुपया खर्च करता था, 200 रुपया की बचत करता था। अब आप उसके आय में 10% की वृद्धि के कारण उसकी आय 550 रुपया हो गई और उसके व्यय में 12% के कारण वृद्धि के कारण 336 रुपया हो गई। कमाता है 550 रुपया, खर्च करता है 336 रुपया, तो बचत करेगा कितने का? 214 रुपया की। पहले 200 रुपया की बचत करता था, अब 214 की। 14 रुपया ज्यादा बचा रहा है, कितने पर? 200 पर। परसेंटेज की बात करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 7%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नियम देखते हैं जो सेकेंड मेथड है। और मैं आपसे एक बात बता रहा हूं कि आय और व्यय का चाहे कोई भी सवाल हो, ठीक है, चाहे कितना हो टफ से टफ सवाल बन जाए, सेकंड मेथड जो है उसको आप अगर इससे बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। करना क्या है आप समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए चीजों क्या है। आपको बीच में आय लिखना है, बीच में आय, यहां पे व्यय लिख लीजिएगा और यहां पे बचत। बोले सर क्या मैं बचत इधर लिख सकता हूं, व्यय इधर लिख सकता हूं? हाँ आप लिख सकते हैं, चाहो तो यहां पे बचत लिख सकते हैं, अगर इधर बचत लिखेंगे तो यहाँ पे व्यय लिखना पड़ेगा। बात समझ गए? यहाँ बचत लिखेंगे तो यहाँ पे व्यय लिखना पड़ेगा, और अगर यहाँ व्यय है तो यहाँ पे बचत। लेकिन बीच में हमेशा किसको रखना पड़ेगा? आय को। बीच में हमेशा किसको रखना पड़ेगा? आय को। तो देखिए होता क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप समझ जाएंगे। देखिए उसके आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? 10% की। तो उसके आय में 10% की वृद्धि हुई है, बात क्लियर है एकदम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? उसके व्यय में, यानी व्यय, हम यहां पे व्यय को रख रहे हैं और यहां पे बचत को। तो व्यय और बचत का अनुपात 3:2 दे रखा है, उसको लिख लेंगे आप। आय में 10 की वृद्धि हुई है और व्यय में कितने की? 12% की। ठीक है, इतना तक तो आप क्वेश्चन लिख लेंगे। अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, करेंगे क्या? एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, एलिगेशन। अब एलिगेशन क्या कहता है आपका? एक वैल्यू अगर इससे बड़ी है तो दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी, तभी एलिगेशन लगता है, नहीं तो एलिगेशन नहीं लगता है। जैसे 10 से 12 बड़ा है तो 10 से जब भी होगा छोटी वैल्यू होगा। तो अगर इस मेथड से जाओगे तो बिना लगाए भी आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 10 से छोटी आंसर होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में, तो एक ही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी है सिर्फ, बाकी सभी के सभी क्या है? बड़े आंसर है। बात क्लियर है एकदम। लेकिन अभी लगाएंगे अब लोग, हो सकता है कि ऑप्शन में कल को 2-3 क्वेश्चन छोटा दे दे, लेकिन लगेगा कैसे? यहां देखिए 12 और 10 का जब अंतर करेंगे तो कितना होगा? 2 का। 12 और 10 तिर्यक घटाते हैं, आप जानते हैं एलिगेशन में, तो 12 और 10 का अंतर कितना होगा? 2 का। अब यहां देखिए 2 रेशियो बराबर 2 दिया है, यानी कितना गुना है? 1 गुना है। क्लियर है? यहां पे 2 रेशियो बराबर 2 दिया है, 1 गुना है, तो 3 का भी 1 गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इससे ही बड़ा है तो इससे ही छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा? तो 3 छोटा होगा। 10 में से 3 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 7। यानी कि आंसर आपका होने वाला कौन सा था? बी। ए फर्स्ट मेथड था और ये सेकंड मेथड। अगर सेकंड मेथड आपको समझ में आता है तो सारे क्वेश्चन को आप विधि सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए समझ लीजिए एक बार, इसकी शॉर्ट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो से क्वेश्चन है। बोला है ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी सी 3:4, सी और डी 6:9, और डी और ई का दिया है 12:16। 12:16। तो ए बी सी डी बराबर क्या होगा? मतलब चारों का रेशियो पूछा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा यहाँ पे लिखिए ए बी सी डी और ई, ऐसे लिख पाएंगे। अब देखिए ए बी का रेशियो कितना है? 1:2 है, तो ए बी के नीचे 1:2 आप लिख लीजिए। ठीक है, बी सी का रेशियो है 3:4, तो बी सी का रेशियो 3:4 ऐसे लिख लीजिए। और सी डी का 6:9, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 2:3 कर सकते हैं, भाई कटेगा वो 3 से। ठीक है, तो इसको आप 2:3 लिख लीजिए सी डी का। और डी ई का यहां भी कट रहा है भाई, 4 से कट रहा है, 4 × 12, 4 × 4 = 16, 3:4 आप लिख सकते हैं। डी और ई का है तो 3:4 ऐसे लिख पाएंगे। जैसे लिखेंगे, अब देखिए इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो जो अंक है ना इसी को आगे बढ़ा दीजिए बस ऐसे। ठीक है, अब इस देखिए यहाँ पे देखिए इसके 4 के बाद यहाँ पे कोई अंक है नहीं है, तो 4 को ही आगे बढ़ा दीजिए आप, और इससे पहले कोई अंक नहीं है तो 3 को आगे बढ़ा लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 के पहले कोई अंक नहीं है तो 2 को आगे बढ़ा लीजिए, तो 2:2 हो जाएगा। इसके बाद 3 को बढ़ा लीजिए, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 3 को सब में बढ़ा लीजिए।
ठीक है, अब क्या करना है आपको, आमने सामने बस गुणा करा दीजिए सभी का। तो आमने सामने यहाँ पे गुणा कराना है सबको एक तरफ से, तो 3 दूना के 6 त्रिके 18 हो जाएगा यहां से। ठीक है, यहां देखिए 3 दूना के 6, 6 त्रिके 18, दूना के 36 हो जाएगा। यहां देखिए 4 दूना के 8, दूना के 16, यहाँ के 48 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24, 24 यहाँ के 72 होता है, यहाँ पे 72 हो जाएगा। और लास्ट में आपका हो जाएगा 4 चौके 16, दूना के 32, 32 त्याई हो जाएगा आपका 32 त्याई। 3 दूना के 6, 3 त्रिक 9, 4 3 12, 12 चौका 48, 48 दूना के 96। ठीक है, ये 96 हो जाएगा। अगर कटेगा तो सबको काट लेंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात ही नहीं है। 6 समय लग रहा है, सब कट रहे हैं, तो 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, 6 से काटेंगे 12 6 का 72, 6 से काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा 6 कम 6, 6 4 के 36, 16 6 का 96। अभी कट रहा है कोई किसी से, 3 से नहीं कटेगा, दूसरे इतने ये सारे 6 8 12 16, 2 से तो कटेंगे लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो आंसर में लग रहा है 3 6 8 16 12 आंसर होना चाहिए 3 6 8 16 12। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आप सामने सामने लिख दीजिए। जैसे यहां पे मान लीजिए 1:2 का अनुपात था, इससे पहले कोई अंक नहीं था। ठीक है, इससे पहले कोई अंक नहीं था, तो अब जो लास्ट नंबर है उसी को आप आगे बढ़ा दीजिए बस। ठीक है, ऐसे बढ़ा दीजिए। और इसी तरह से पहले कोई अंक नहीं था तो उसको पहले वाले को बढ़ा लीजिए, और आमने सामने सबको गुणा करा के जो भी रेशियो आएगा वही उसका रेशियो होगा। अगर कटेगा, कटने वाला नंबर होगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटेगा वो। ठीक है, तो इस सवाल को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही तक, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।